दोस्तों, सीमेन यानी वीर्य, जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसके बिना संतान की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। जब मेल और फीमेल के बीच इंटरकोर्स होता है तो इस दौरान पुरुष का वीर्य फीमेल के यूट्रस यानी गर्भाशय में जाता है, जहां पर पुरुष का शुक्राणु और महिला के अंडाणु के मिलन से एक बच्चे का जन्म होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये वीर्य बनता कैसे है? और अगर इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें क्या क्या दिखाई देता है, इसकी मात्रा और इसमें शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि प्रेग्नेंट होने के लिए वीर्य में शुक्राणुओं की कितनी संख्या होनी जरूरी है। और परेशानी तो तब खड़ी होती है जब डॉक्टर वीर्य जांच करवाने को कहता है, क्योंकि सीमेन कलेक्शन हमेशा लैब में होता है, तो टेक्नीशियन मरीज को वीर्य कलेक्शन लैब में ही करने को क्यों कहता है, जो पुरुषों के लिए एक मुसीबत से कम नहीं है। और इस वीर्य सैंपल को कहां, कब और कैसे कलेक्ट किया जाता है। साथ ही जानेंगे लड़का होगा या लड़की, इसका जिम्मेदार केवल पुरुष ही क्यों होता है, महिला क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस तरह के ढेरों डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। स्पर्म या शुक्राणु कोशिकाएं पुरुष यौन कोशिकाएं होती हैं, जिनका प्रमुख कार्य महिला यौन कोशिकाओं के साथ मिलकर पूरी तरह से एक नया जीवन बनाना है। शुक्राणुओं को संभोग के दौरान सेमिनल लिक्विड के साथ निष्कासित किया जाता है। पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन वृषण यानी कि टेस्टिस में होता है, जबकि महिला के अंडाशय में अंडाणु कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। जब एक अंडाणु यानी कि ओव्यूम और शुक्राणु यानी कि स्पर्म एकजुट होते हैं तो एक जायगोट बनता है, जो एक एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। जब कोई पुरुष और महिला संभोग करते हैं तो करोड़ों शुक्राणु एक अंडाणु से मिलने के लिए सफर पर निकलते हैं। इस दौरान शुक्राणुओं को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होता है और अंत में कुछ शुक्राणु ही आखिरी पड़ाव तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं। और विजेता शुक्राणु वही होता है जिसके स्वागत के लिए ठीक वक्त में कोई अंडाणु आ जाए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर वीर्य को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें क्या क्या दिखाई देता है। तो दोस्तों, यदि वीर्य को हम ऐसे ही नग्न आंखों से देखते हैं तो ये व्हाइट या मिल्की लिक्विड के रूप में दिखाई देता है, जो स्खलन के समय तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद क्लॉट हो जाता है, जो लगभग 20 मिनट बाद पुनः लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। बस इसके सिवाय इसमें और कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब इसकी स्लाइड बनाकर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो इसमें बहुत कुछ दिखाई देता है। विशेष तौर पर शुक्राणु तो कीड़ों की तरह तिलमिलाते हुए सैकड़ों की संख्या में दिखाई देते हैं। सीमेन में केवल 10% ही शुक्राणु यानी कि स्पर्म होता है, शेष 90% पार्ट फ्यूल्ड होता है, जिनमें सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट फ्यूल्ड होता है। अब बात करते हैं कि आखिर वीर्य या सीमेन हमारी बॉडी में बनता कैसे है। जिस प्रकार महिलाओं में 2 अंडाशय या ओवरी होती है, उसी प्रकार पुरुषों में 2 टेस्टिस यानी वृषण होते हैं। बस शुक्राणु निर्माण में इसका कमाल होता है, जो एक थैलीनुमा संरचना में स्क्रोटम यानी वृषण कोश में पेनिस के निचले शरीर से बाहर लटका होता है। और इसका शरीर के बाहर होने का कारण होता है बॉडी टेम्परेचर। टेस्टिस को शुक्राणु निर्माण के लिए बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान के स्थान पर 34 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। बस इसी कारण ये शरीर से बाहर निकले होते हैं। इस थैली की त्वचा ढीली होती है, जो गर्मियों में अधिक बढ़कर लटक जाती है तथा सर्दियों में सिकुड़कर छोटी हो जाती है। टेस्टिस जन्म के समय तो ये ऊपर की पीठ की ओर धंसे होते हैं, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे वृषण कोश में आ जाते हैं। लेकिन कुछ केस में एक वृषण तो नीचे वृषण कोश में आ जाता है, परंतु एक नहीं आता, तो ऐसे में इसे सर्जरी से लाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर रक्त का संचार बहुत अधिक होता है। यदि किसी टेस्टिस या वृषण को काट कर देखा जाए तो एक वृषण में 600 से 900 सेमनीफोरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अगर किसी एक ट्यूब को काट कर देखे तो इसमें स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, जिनसे स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये शुक्राणु एपिडिडमस में स्टोर होते हैं। यहाँ पर स्पर्म मैच्योर होते हैं और जब कोई मेल के माइंड में सेक्सुअल एक्टिविटी आती है यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या मास्टरबेशन करता है, तो ये स्पर्माटोजा दोनों तरफ के वृषण से जुड़ी एक नलिका स्पर्म डक्ट, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, जिसके द्वारा ऊपर के पेट की मुड़ी हुई ग्रंथि सेमिनल वेसल्स में पहुंच जाते हैं, जिसमें मोकोइड फ्लूइड होता है, जिसमें मिक्स होने के बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड में आ जाता है, जहां पर स्पर्म, सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेट फ्लूइड मिलकर एक पूर्ण स्पर्म का निर्माण हो जाता है, जो एजाक्यूलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। दोस्तों, पुरुष नसबंदी में इसी स्पर्म डक्ट के बीच में एक छोटा सा कट लगाकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु ऊपर की ओर नहीं आ पाते। ऐसे में स्खलन से निकले वीर्य में केवल सेमिनल प्लाज्मा होता है, शुक्राणु नहीं होते। वीर्य की मात्रा की बात करें तो जब 3 से 5 दिन के परहेज के बाद निकला जाता है तो 2 से 4 ml होना चाहिए। वीर्य में शुक्राणु की संख्या की बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग 80 से 100 मिलियन प्रति ml शुक्राणु होते हैं,
लेकिन एक नई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 50% पुरुषों में 40 से 50 मिलियन प्रति ml स्पर्म ही मिलते हैं। 40 मिलियन से ऊपर के स्पर्म काउंट को स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट माना जाता है और 20 मिलियन से कम काउंट को इनफर्टिलिटी माना जाता है। दोस्तों, फर्टिलिटी क्रिएट्स करने के लिए वीर्य में शुक्राणुओं का होना ही काफी नहीं होता। इसमें जितने भी शुक्राणु होते हैं उनका 70% स्पर्म मोटिलेल यानी कि गतिशील होने चाहिए, या यूं कहें कि 40 से 50% शुक्राणु एक्टिव मोटिलेल और 30% शुक्राणु स्लगिश मोटिलेल होने चाहिए। केवल 30% शुक्राणु ही नॉन मोटाइल होने चाहिए। जब 30% से अधिक नॉन मोटाइल शुक्राणु होते हैं तो प्रेग्नेंट करने में दिक्कत आ सकती है। स्लगिश मोटिलेल वाले शुक्राणु एक ही जगह इधर उधर गति करते हैं, जबकि एक्टिव मोटिलेल वाले शुक्राणु आगे भी चलते रहते हैं। लेकिन नॉन मोटाइल वाले शुक्राणु मरे शुक्राणु होते हैं जो एक ही जगह पड़े रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वीर्य के बारे में इतना सब कुछ जान लेंगे कि वीर्य को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रहेगी। अब जानेंगे कि वीर्य सैंपल को हमेशा लैब में ही क्यों लिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही वीर्य स्खलन होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद इसका क्लॉट बन जाता है जो 15 से 25 मिनट बाद वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही वीर्य दूसरी बार लिक्विड फॉर्म में आता है तो इसको कई मापदंडों से गुजारते हुए जांच की जाती है। मास्टरबेशन द्वारा वीर्य स्खलन होने से लेकर संपूर्ण जांच के एक नॉर्मल टेम्परेचर पर 1 घंटे के भीतर ही हो जानी चाहिए, तभी आपकी रिपोर्ट सही होगी। हालांकि दोस्तों, वीर्य सैंपल को लैब में कलेक्ट करना काफी दिक्कतों से भरा सफर होता है। वीर्य एल्काइन नेचर यानी कि क्षारीय प्रकृति का होना जरूरी होता है। शुक्राणु केवल क्षारीय प्रकृति में ही गति कर पाते हैं और अम्लीय प्रकृति में शुक्राणु मर जाते हैं, जबकि वेंजाइना हाईली एसिडिक होता है। लेकिन दोस्तों, कुदरत ने इसका भी हल बनाया है। वीर्य में जो प्रोस्टेट फ्लूइड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो तुरंत यहाँ के सरफेस को एसिड से एल्काइन या नेचुरल बना देता है, जिससे शुक्राणु आगे गर्भाशय की ओर गति करते हुए फैलोपियन ट्यूब की ओर जाते हैं। इसलिए वीर्य जांच में प्रोस्टेट फ्लूइड, सेमिनल वेसल्स फ्लूइड और फ्रुक्टोज के लेवल को देखा जाता है। सेमिनल वेसल्स फ्लूइड और फ्रुक्टोज शुक्राणुओं को 24 से 48 घंटे तक गर्भाशय में जीवित रखने के लिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स देते हैं। शुक्राणु की स्ट्रक्चर की बात करें तो शुक्राणु 4 भाग में दिखाई देता है: हेड, नेक, बॉडी और टेल। इसके हेड में गुणसूत्र होते हैं और इन्हीं गुणसूत्रों में पुरुष से आने वाले सभी डाटा सेव होते हैं। महिला के एग के अंदर केवल ये हेड ही जाता है और शुक्राणु की टेल इसके दौड़ने में मदद करती है। एक तंदुरुस्त पुरुष के वीर्य में 40 मिलियन तक स्पर्म मौजूद होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर सबको सही जगह यानी गर्भाशय और अंडाणु मिल जाए तो 40 मिलियन बच्चे पैदा हो सकते हैं। ये सारे के सारे स्पर्म माँ के बच्चेदानी की ओर दौड़ते हैं और इनकी दौड़ लगभग 20 सेंटीमीटर की होती है। ऐसे देखा जाए तो ये दौड़ छोटी सी होती है, लेकिन इस मानव शरीर की सबसे छोटी सेल 0.0005 सेंटीमीटर शुक्राणु के लिए बहुत ज्यादा होती है। इस दौड़ में इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से शुक्राणु तो योनि के बाहर निकल जाते हैं और कुछ इसकी योनि के अम्लीयता के कारण मर जाते हैं। कुछ स्पर्म को इम्यून सिस्टम इन्हें रोगाणुओं या फॉरेन पार्टिकल समझकर इनकी जान ले लेता है और कुछ शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब की सीलियों में फंसकर मर जाते हैं। अंत में कुछ स्पर्म ही बच जाते हैं, बाकी रास्ते में ही मर जाते हैं। इनमें से भी सिर्फ एक मजबूत स्पर्म होता है जो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर एग को फर्टाइल करने में सफल होता है। अब अंत में बात करते हैं लड़का होगा या लड़की, इसका जिम्मेदार केवल पुरुष ही क्यों होता है। साथियों, जीव विज्ञान के मुताबिक महिलाओं और पुरुषों में दो तरह के लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। महिला में XX क्रोमोसोम और पुरुष में XY क्रोमोसोम होता है। इसलिए महिला के अंडाशय में बनने वाले सभी अंडे X क्रोमोसोम वाले ही होते हैं, लेकिन पुरुषों में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, यानी कुछ X क्रोमोसोम वाले शुक्राणु और कुछ Y क्रोमोसोम वाले शुक्राणु। XX क्रोमोसोम लड़की और XY क्रोमोसोम लड़के का लिंग निर्धारित करते हैं। जब पुरुष के Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु महिला के X क्रोमोसोम वाले अंडे से मिलता है, यानी कि XY क्रोमोसोम मिलते हैं, तो लड़का पैदा होता है। इसी तरह अगर पुरुष के X क्रोमोसोम वाला शुक्राणु महिला के X क्रोमोसोम वाले अंडे से मिलता है, यानी कि XX क्रोमोसोम मिलते हैं, तो लड़की पैदा होती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लड़का होगा या लड़की, इसका जिम्मेदार केवल पुरुष ही होता है, क्योंकि पुरुष में दोनों तरह के यानी कि X और Y दोनों तरह के क्रोमोसोम शुक्राणु बनते हैं। महिला में तो सभी अंडे X क्रोमोसोम वाले ही होते हैं, जबकि सामान्यतः लड़का हुआ या लड़की, इसकी जिम्मेदार महिला को ही ठहराया जाता है। महिलाओं में हर महीने एक ही अंडा बनता है। जब महिला और पुरुष आपस में संभोग करते हैं, उस दौरान पुरुष X और Y दोनों प्रकार के शुक्राणु छोड़ता है। जब उनमें X क्रोमोसोम वाला शुक्राणु महिला के अंडे में प्रवेश कर जाता है तो गर्भ में लड़की बनती है, और जब Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु महिला के अंडे में प्रवेश करता है तो गर्भ में लड़का बनता है। पति पत्नी का संबंध तभी पूर्ण माना जाता है जब महिला मां बनती है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा नहीं हो पाता। यह कमी महिला या पुरुष किसी में भी हो सकती है। पुरुषों में शुक्राणु की
कमी वह कारण होती है जिसके कारण वह पिता नहीं बन पाता। लेकिन साथियों, इस समस्या में लगभग ऐसा देखा गया है कि शुक्राणुओं की संख्या कम होने की वजह से ही ये होती है, जो आजकल की बिगड़ी हुई दिनचर्या के कारण होता है, जिसे डॉक्टर के परामर्श करके और अपनी दिनचर्या से सुधार कर इस समस्या से आसानी से निजात पाया जा सकता है। साथियों, आशा है कि अब आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें, आपको हर सवाल का जवाब भी मिलेगा।